Hello students, how are you all? So welcome back to the class. So in last class we have discussed structure of nephron. So today's our topic is urine formation. To start with, जो urine formation है इसके 3 important steps हैं. Okay, so the first step is glomerular filtration. Is tubular reabsorption, and third is tubular secretion. First is glomerular filtration, second is tubular reabsorption and third is tubular secretion. So बेटा तो आपको पता चल रहा है glomerular filtration. आई होप आप सबको ग्लोमेरुलस याद होगा. बॉमेंस कैप्सूल हमने पढ़ा था, कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर हमने क्या पढ़ी थी, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज पढ़ी थी. फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, दिस इज बॉमेंस कैप्सूल. इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कैपिलरीज देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से बहुत सारी कैपिलरीज देखने को मिलती हैं. इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज. और ये नीचे क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज बॉमेंस कैप्सूल. अब बेटा इसमें आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले इसमें आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा इसका. ठीक है, तो डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या है, यू ऑल नो दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बॉमेंस कैप्सूल. और आपको याद होगा कि जो ब्लड लेके आएगी वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी एफरेंट आर्ट्रियोल में, और जो लेके जाएगी वापस उसको कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल. राइट. अब हम अगर इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो आपकी एनसीईआरटी में 3 इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स के बारे में बोला गया है. वो 3 इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं? पहली तो ये वाली मेम्ब्रेन, जो मैं मेम्ब्रेन आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ, दिस मेम्ब्रेन. ओके, this membrane is called endothelial of glomerulus. okay, next membrane is, जो ये बॉमेंस कैप्सूल है हमारा, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से. ओके, यहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे. इन सेल्स को बेटा बोला जाएगा विसरल सेल्स. ठीक है, ये एपिथेलियल लेयर बनाती हैं. ये जो बॉमेंस कैप्सूल है ये एपिथेलियल लेयर बनाएगी और इनके सेल्स को बोला जाता है विसरल सेल्स. ओके, और आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बिटवीन एंडोथेलियल एंड विसरल. सो यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. ओके, दिस इज क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द एंडोथेलियल एंड बिटवीन द विसरल लेयर. सो बेटा ये 3 मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फिल्ट्रेशन. जिसको हमने फिल्टर करना है वो ऑब्वियसली इस ग्लोमेरुलस में से कहाँ आएगा, बॉमेंस कैप्सूल में आएगा ना. तो यहाँ से पास करने के लिए ब्लड को 3 लेयर्स में से पास होना पड़ता है. फर्स्ट वन इज एंडोथेलियल, सेकेंड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज विसरल लेयर. इसको आप मार्क कर लेना कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने पर्पल से ड्रॉ की है, इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन. राइट, ये कोलेजन टाइप 4 कोलेजन से बनी होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन में. सो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोलेजन 4 ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी एंड लंग्स. इज़ इट क्लियर? सो बेटा ये था हमारा फर्स्ट स्टेप का बेसिक, कि जो फिल्ट्रेशन होगी वो कहाँ से होगी. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस चीज़ के लिए. राइट, तो वो क्या होगी, सबसे पहले अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, जो ये लेयर है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारी, लेट अस सपोज दिस इज़ आर ग्लोमेरुलस. ओके, ग्लोमेरुलस की कौन सी लेयर, एंडोथेलियल लेयर. राइट, दिस इज़ आर ग्लोमेरुलस.
दिस इज आर ग्लोमेरुलस। इसके नीचे क्या होगा कैप लाइक? बोमेंस कैप्सूल। राइट। और इसके बीच में कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा टाइप 4 कोलेजन, है ना। टाइप 4 कोलेजन, कुछ इस तरह से कोलेजन फाइबर जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है हमारी ग्लोमेरुलस, ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल। ओके, सो बेटा अब आपको पता है कि जब ब्लड आएगा फिल्टर होने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, राइट। अब ब्लड के अंदर बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। क्या ब्लड के अंदर सारे मॉलिक्यूल सेम साइज़ के होंगे? क्या ब्लड के अंदर सारे मॉलिक्यूल सेम साइज़ के होंगे? नहीं ना। कुछ रेड ब्लड सेल्स होंगे, WBCs होंगे, और कुछ क्या होंगे? प्लेटलेट्स होंगे, कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स होंगे, वाटर भी होगा बीच में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे या फिर बड़े साइज, स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी RBCs। क्या RBCs पास आउट हो जाएंगी? क्या RBC का साइज इतना होता है कि वो पास हो जाए? नहीं होंगी, ठीक है। RBC कैन नॉट पास दीज मेम्ब्रेन्स। RBC तो पास नहीं होंगी, ठीक है। सो RBC पास नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल दीज आर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ओके। या फिर कोई बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, क्या ये पास होंगे? ये भी पास नहीं होंगे। तो फिर क्या पास होगा? जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, ओके। ये पास हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन में से। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे? यहाँ पे पास हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये पास किस बेसिस पे हुए? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या ये पास हो जाएगा? ये भी पास हो जाएगा। तो कुछ कुछ क्या आ जाएंगे? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ओके। सो बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं, कुछ जिनका साइज इंटरमीडिएट है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये भी यहाँ पे पास हो गए हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब घर में छन्नी देखिए, छन्नी सीव होती है जो, ठीक है, जिसमें से आप चाय को छानते हो, है ना। तो क्या होता है वहाँ से भी क्या होता है? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही तो हो रहा होता है। तो सेम यहाँ पे है। तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन हुई यहाँ पे, जहाँ पे जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर रह गए और कुछ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स थे जो यहाँ से पास कर गए। अब बेटा जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो पूरी की पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी किसका काम करेगी? फिल्ट्रेशन का काम करेगी। अब यहाँ से भी फिल्टर होगी, लेकिन सारी की सारी चीज़ें, सारे मॉलिक्यूल्स नीचे फिल्टर नहीं हो पाएंगे। सो इसका भी क्या होता है? ये भी साइज स्पेसिफिक होती है। तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स पास कर पाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पास कर गए, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे आ गए, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास हो गए, ठीक है। और ये क्या कर जाएंगे? एंटर कर जाएंगे कहाँ पे? बोमेंस कैप्सूल में। सो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है, अमोनिया हो गया या फिर कोई पोटाशियम आइंस हो गए, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें एंटर कर जाएंगी फाइनली कहाँ पे? बोमेंस कैप्सूल में। सो एक फिल्ट्रेशन हमने यहाँ पे देखी, सेकंड फिल्ट्रेशन यहाँ पे होगी और थर्ड फिल्ट्रेशन यहाँ पे होगी। तो जो थर्ड फिल्ट्रेशन है वो कौन करवाएगा? थर्ड फिल्ट्रेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे जो सेल्स होते हैं। एक तो यहाँ पे विसरल लेयर बताई थी, और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। दे हैव न्यूमरस माइक्रोविलाई। इनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। टू इंक्रीज सरफेस एरिया, इनके पास बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं और दीज आर कॉल्ड पोडोसाइट्स एंड दे एक्ट एज फिल्ट्रेशन यूनिट बोमेंस कैप्सूल की। तो यहाँ से जो फाइनली फिल्टर होके हमारा फिल्ट्रेट आ गया, वो कहाँ पे रीच कर जाएगा? बोमेंस कैप्सूल में। सो बेटा ये था हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके। तो ये हमारी हुई ब्लड की फिल्ट्रेशन। स्टेप 1 हो गया, हमारे ब्लड में जो जितने भी लार्ज साइज मॉलिक्यूल थे, RBC हैं, कोई प्रोटीन्स हैं लाइक एल्ब्यूमिन, प्लेटलेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये पास नहीं करती, ये लार्ज साइज है, ठीक है। तो जो स्मॉल साइज हैं वो पास कर जाएंगी और आगे कहाँ पे जाएंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन में फिर से फिल्ट्रेशन होगी इनकी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर रह जाएंगे और कुछ जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। और नीचे आने के बाद बोमेंस कैप्सूल जो है वो फिर से फिल्ट्रेशन का काम करेगा। और जो बोमेंस कैप्सूल है इनका साइज रहता है
4 to 14 नैनोमीटर। सो जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ 4 to 14 नैनोमीटर से कम होगा वही फ़िल्टर आउट हो पाएंगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन का साइज़ रहेगा हमारा 15 to अप्रॉक्सीमेटली 30 नैनोमीटर, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है इसका साइज़ हमारा रहेगा 50 to 100 नैनोमीटर। तो जिनका साइज़ 50 to 100 नैनोमीटर से छोटा होगा वही चीज़ें क्या करेंगी, यहाँ से फ़िल्टर आउट होंगी। लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। बट कुछ कंडीशंस में जब हमारी फ़िल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाती तो क्या हो जाता है कि आरबीसीज जो हैं, दीज आरबीसीज, ये भी फ़िल्टर आउट होके हमारे बोमेंस कैप्सूल में पहुँच जाते हैं। और यही नहीं, इवन हमारे यूरिन में भी आरबीसीज दिखाई देते हैं कई बारी। बट उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हिमेटूरिया। ओके, अगर आरबीसीज हमारी यूरिन में दिखने लगे या उनकी अबंडेंस हो जाए आरबीसी की यूरिन में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हिमेटूरिया। इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू साइज़ हो चुकी है। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा था वो फ़िल्टर आउट हो गए, जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा था वो फ़िल्टर आउट नहीं हो पाए। सो देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम प्रेशर्स ऑल्सो विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फिल्ट्रेशन। सो GHP, this pressure is called glomerular hydrostatic pressure। glomerular hydrostatic pressure, अभी हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दीज? सेकेंड वन इज BCOP, दिस इज ब्लड colloidal ऑस्मोटिक प्रेशर। सो केमिस्ट्री में आप पढ़ते होगे कि जो ब्लड है इट इज़ अ कोलोइडल सोल्यूशन, है ना। थर्ड इज CHP, दिस इज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो ये तो होगी बेटा इनकी फुल फॉर्म सबकी। अभी हम देखते हैं कि ये प्रेशर्स हैं क्या। ओके, सो इफ आई ड्रॉ डायग्राम अगेन, दिस इज बोमेंस कैप्सूल और ये हमारा ग्लोमेरुलस। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे है। तो बेटा जो ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, दे हैव अ डिफरेंस इन देयर डायमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज इफ्रेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ्रेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर हमेशा कम होता है, दीज आर नैरो, और इसका डायमीटर क्या होता है, एफ्रेंट का ज़्यादा होता है। ये थोड़ी सी वाइड होती हैं एज कम्पेयर टू इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स। सो यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर डायमीटर, यहाँ पे क्या जनरेट होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है। ओके, सो हेयर जनरेट अ प्रेशर विच इज कॉल्ड GFP। ओके, GFP, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे GFP क्या है। ठीक है, ये नेट प्रेशर है जो जनरेट होगा। ओके, सो बेटा यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है तो वो किस किस की वजह से होता है वो भी हम पढ़ते हैं अभी। सो बेटा क्या होता है कि सबसे पहला जो प्रेशर है दैट इज़ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो यहाँ पे बेटा जो ग्लोमेरुलस है ना, वो बोमेंस कैप्सूल की तरफ नीचे की तरफ क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा जो स्टिमुलेटिंग होगा या फैसिलिटेटिंग होएगा। ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव होगा नीचे की तरफ लगेगा, वो फिल्ट्रेशन करवाना चाहेगा। सो वो फिल्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो एक स्टिमुलेटिंग प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ। बट ग्लोमेरुलस के अलावा वी नो कि जो ब्लड है वो एक कोलोइडल सोल्यूशन है और ब्लड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग साइज़ की। सो बेटा जो ब्लड है, ठीक है,
तो जो ब्लड है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ को प्रेशर लगाएंगे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे। ये है हमारा BCOP। BCOP हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है BCOP। और ये जो फर्स्ट वाला था GHP, ये कहाँ को लगा, नीचे को। सो आई विल राइट हेयर, ओके। नेक्स्ट वन इज एक थर्ड तरह का और प्रेशर है CHP। सो CHP में क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बेटा ये जो खाली आपको जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल में ये जो खाली वाली जगह है ना, दिस इज़ ल्यूमन। आपको पता है ना ल्यूमन किसको बोलते हैं, सो दिस इज़ ल्यूमन। सो ये भी एक क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है ऊपर की डायरेक्शन को, ऊपर की डायरेक्शन को एक प्रेशर लगता है जिसको क्या बोलते हैं जिसको क्या बोला जाता है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके। सो बेटा आपके सामने 3 तरह के प्रेशर हैं। एक प्रेशर जो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और 2 प्रेशर जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं। सो ऑब्वियसली जो हमारा फिल्ट्रेट बना है, कितने भी प्रेशर लगें, हमारा जो फिल्ट्रेट बना है वो फाइनली पहुँचेगा कहाँ, वो जाएगा नीचे को ही। वो कहाँ पहुँचेगा, बॉमेंस कैप्सूल में पहुँचेगा। सो इट मीन्स GHP हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू राइट देयर वैल्यूज़। सो GHP की आपको हमेशा वैल्यू याद रखनी है, इट इज़ 60 mm ऑफ Hg। सो कितना प्रेशर लगता है, 60 mm ऑफ Hg ऑलवेज। ओके बेटा, कुछ बुक्स में ये जो वैल्यू है 60 ये वेरी करती है, कुछ बुक्स में इसको 70 लिखा जाता है, कुछ में इसको 75 भी लिखा जाता है। सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो BCOP है, इसका प्रेशर हमेशा रहता है 30 mm ऑफ Hg। एंड CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा कितना होता है, 20 mm ऑफ Hg। ओके। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि कितने भी प्रेशर लगें, फिल्ट्रेट नीचे आना है। सो अगर हम नेट प्रेशर निकालें तो नेट प्रेशर जो हमारा होगा, नेट प्रेशर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे GFP। GFP मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा नेट प्रेशर होता है। सो GFP इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, जो प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज GHP माइनस कौन से 2 प्रेशर ऊपर को लग रहे हैं, BCOP एंड CHP। सो BCOP प्लस CHP। ओके। सो बेटा ये 2 प्रेशर ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो इन दोनों को हमने प्लस किया, लेकिन इसको माइनस कर दिया किस में से, जो नेट प्रेशर, जो प्रेशर नीचे को लग रहा था GHP। सो ये इक्वेशन क्या बनाती है, हमारा नेट प्रेशर बनाती है कि आखिरकार कितने प्रेशर से फिल्ट्रेशन जो है वो नीचे को आएगा। सो अभी मैंने आपको इनकी वैल्यूज़ भी लिखवाई हैं। सो इफ़ वी पुट देयर वैल्यूज़ तो क्या होगा, GHP की वैल्यू क्या है 60 माइनस BCOP की वैल्यू क्या है 30 प्लस CHP की क्या है 20। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट इज़ 10 mm ऑफ Hg। सो इट मीन्स कि टोटल जो GFP है, जो टोटल हमारा फिल्ट्रेशन प्रेशर लगता है वो कितना लगता है 10 mm ऑफ Hg। नाउ वन पॉइंट यू हैव टू नोट इज़ कि आपकी जो GHP की वैल्यू है ये चेंज हो सकती है, ये बुक टू बुक वेरी करती है। कई बार ये 70 होती है, कई बार 75 होती है, बट अकॉर्डिंग टू दिस आपका BCOP जो है उसकी वैल्यू भी चेंज करके लिखी होती है। सो आपकी वैल्यूज़ कैसी भी हों, आपका जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनेगा वो ऑलवेज 10 mm ऑफ Hg बनेगा। ये आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। सो GFP इज़ ऑलवेज 10 mm of Hg. Is it clear? Now we have to find GFR here, which is given in your NCERT also. So R means rate.
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ जो हमने अभी प्रेशर निकाला GFP इंटू दिस इज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ओके, दिस वैल्यू इज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। सो वी ऑल नो GFP हमारा कितना आया था 10, और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट हमेशा आपको याद रखना है, इट्स वैल्यू इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ 12.5। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज़ 125 मिलीलीटर पर मिनट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि हमारा जो GFR है, सो आर GFR इज़ 125 मिलीलीटर पर मिनट। और अगर आप 1 डे की बात करोगे, एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनता है, देन दैट इज़ 180 लीटर्स, 180 लीटर पर डे। इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम कितना यूरिनेट करते हैं? नॉर्मल ह्यूमन यूरिनेट्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 1.8 लीटर्स, लेकिन यूरिन बना कितना है 180 लीटर्स, लेकिन हमने यूरिनेट कितना किया 1.5 to 1.8 लीटर्स। सो व्हाट हैपन टू दैट अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, जो बाकी का बचा हुआ फिल्ट्रेट है उसको क्या हुआ, वो कहाँ चला गया? फिर बना तो 180 था, यूरिनेट तो 1.5 to 1.8 लीटर हुआ, देन 99% फिल्ट्रेट को क्या हुआ, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर स्टेप नंबर 2, दैट इज स्टेप नंबर 2 यूरिन फॉर्मेशन का जो क्या था, स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 वॉज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सो हेयर वी विल गेट आवर आंसर। नेफ्रॉन्स ने बनाया तो था फिल्ट्रेट, लेकिन वो यूरिनेट नहीं हुआ। ओके, so students, next step is tubular reabsorption. So tubular reabsorption is highly non-selective. Non-selective means whether the material is waste or it is useful. चाहे ब्लड में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नहीं भी चाहिए, तो वो सारी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, दैट इज़ की वापस से कहाँ चली जाएंगी? ब्लड में चली जाएंगी। बॉमेंस कैप्सूल में क्या बन गया था? फिल्ट्रेट बन गया था ना, कितना सारा फिल्ट्रेट बन गया था यहाँ से निकल के, तो हमने भी सारे फिल्ट्रेट को कहाँ बॉमेंस कैप्सूल में लेके आए थे। लेकिन सेकंड स्टेप ने क्या बोल दिया, इस फिल्ट्रेट की रीअब्जॉर्प्शन करा दो भाई, वापस से कहाँ ब्लड में पहुँचा दो इन सारे मटेरियल को। सो वेदर दे आर यूजफुल और वेदर दे आर वेस्टफुल, क्योंकि अगर बॉडी को कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चाहिए थी लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको फिल्ट्रेट करवा दी यहाँ से। सो वापस से एक बारी क्या होता है कि एक ये स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप कराया जाता है हमारी बॉडी में, जिससे क्या होता है, सारे के सारे मटेरियल यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, सो जो रीअब्जॉर्प्शन है ये क्या है? इट इज़ बोथ थ्रू एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जिन भी साइट से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है वहाँ से या तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगी चीज़ें या फिर पैसिवली। सो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? PCT, फिर उसके बाद क्या आता है? लूप ऑफ हेनले, एंड देन इज DCT। और कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू भी। ठीक है, सो ये हमारी है वो वाली साइट्स जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगी। ओके, सो अब बेटा जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाएगी? PCT में हो जाएगी। PCT इज़ द मेन साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। ओके, अराउंड 2/3 ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, टोटल रीअब्जॉर्प्शन का जो 2/3 है वो PCT में ही कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? PCT. So let us study in detail. So if this is the structure of nephron, you all know, right? So बेटा इतने पार्ट की बात करें PCT की,
ओके। अब पीसीटी का काम क्या है कि यहाँ पे भाई जो भी बोअरमैन कैप्सूल में जितना भी फिल्ट्रेट आ गया, अब उसको दोबारा कहाँ लेके जाओ, ब्लड में लेके जाओ, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो बॉडी को चाहिए हो, ठीक है। सो पीसीटी क्या करवाएगा, मेन साइट है जो रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। सो पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन होती है किस चीज़ की, फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़ वाटर की भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, कहीं बॉडी को वाटर की ज़रूरत तो नहीं है और ज़्यादा। और किसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, कैल्शियम आइंस की हो सकती है, ठीक है। और किसकी रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है, अमाइनो एसिड्स की रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। सोडियम आइंस की हो सकती है, बाइकार्बोनेट आइंस की हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, पीसीटी में से होती है। नाउ इसमें आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इन पीसीटी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है एक्टिव, ठीक है। इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। सो दे नीड एनर्जी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ट्रांसपोर्ट होता है। जो ग्लूकोज है या फिर अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इनमें क्या फ़र्क है। थर्ड इज़ क्लोराइड आइंस, ठीक है। ये जो एनाइन है, क्लोराइड आइंस या जो बाकी के एनाइंस हैं, उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है थ्रू डिफ्यूजन। लास्ट इज वाटर, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कैसी होगी, थ्रू यू ऑल नो ऑस्मोसिस, ओके। सो ये बेटा तरीका है कि पीसीटी से जितनी भी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है, ओके। सो पीसीटी में जब रीअब्जॉर्प्शन होता है, इट मेक्स द ओवरऑल सोल्यूशन एज आइसोटोनिक, ओके। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये ओवरऑल सोल्यूशन को क्या बना देता है, आइसोटोनिक बना देता है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया पीसीटी का पोर्शन। नाउ सेकंड इज लूप ऑफ हेनले। तो अभी हमने लूप ऑफ हेनले में भी बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि लूप ऑफ हेनले में कौन से दो पार्ट्स होते हैं, नीचे वाला डिसेंडिंग और ऊपर वाला असेंडिंग पोर्शन। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। सो इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली दिस पोर्शन, दिस इज डिसेंडिंग पार्ट। सो अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूँ, सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जिसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी वो मेनली क्या होगा, वाटर। सेकेंड, दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर ओनली। सो आप एक मुझे चीज़ बताओ, इफ़ यू हैव दिस सोल्यूशन, आपके पास कुछ सोल्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाटर है, ठीक है, बीच में। सो अगर मैं इस सोल्यूशन में से सारा का सारा या मैक्सिमम वाटर निकाल लूँ तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक। अगर हम वाटर को रिमूव करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, हाइपरटोनिक। सो जो ये वाली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये हमारे जो फिल्ट्रेट है हमारा यहाँ पे, उसको कैसे बना देगी, हाइपरटोनिक इन नेचर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज इफ़ वी मूव टू दिस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब दिस इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन एग्जिट करेगा, फिर यहाँ पे एग्जिट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। यहाँ से कौन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, ठीक है, क्लोरीन, सो NaCl पूरा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब फिर से वही चीज़ है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों हैं, सोल्यूट निकाल दूँ मैं, ठीक है, सारे के सारे सोल्यूट निकाल दूँ तो पीछे क्या बनेगा, डाइल्यूट हो जाएगा ना हमारा। अगर वाटर वहीं पे रहा तो ये सॉल्यूशन सारा का सारा, ये जो फिल्ट्रेट है क्या बन जाएगा, डाइल्यूट। सो यहाँ पे हमारा जो फिल्ट्रेट है वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक, क्योंकि यहाँ अब वाटर ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से सारे के सारे जो सोल्यूट्स थे या मैक्सिमम सोल्यूट्स थे वो बाहर निकाल दिए। नाउ इट कम्स टू DCT, दिस कॉइलिंग पोर्शन।
ये वाला जो कॉइलिंग पोर्शन था, कल बताया था डिस्टल बोलते हैं इसको, दिस इज़ DCT। सो यहाँ से जब रीएब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ से जो चीज़ें फिल्ट्रेट में से वापस ब्लड में जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हार्मोन नाम सुना होगा आपने, एल्डोस्टेरोन, जिस, ठीक है, या फिर ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। सो अगर यहाँ पे उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हुए और उनकी यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, या ADH अगर एक्टिव हो गया, एल्डोस्टेरोन अगर एक्टिव हो गया, सो यहाँ पे क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कहेगा चलो सारा पानी बाहर निकालो, ठीक है, यहाँ से भी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। सो वाटर तो रीएब्जॉर्ब होगा ही, साथ में कुछ आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम आयंस, वो भी क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो DCT इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज ऑफ सोडियम आयंस। बट वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है कि जो वैसोप्रेसिन है या एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसके रिसेप्टर्स यहाँ पे हैं, क्या ADH एक्टिव है, क्या ADH फंक्शनल है या फिर इनहिबिट हुआ है। सो उस बेस पे हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। ओके, सो द लास्ट पार्ट इज दिस कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये आपको बताया था कि ये सारे नेफ्रॉन्स को साथ में जोड़ती है। सो जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से भी फाइनल क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन होती है, किसकी, वाटर की। ठीक है, यहाँ से जो यूरिया है एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सो ये था बेटा आपका सेकेंड स्टेप। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड स्टेप नंबर 2। सो PCT वी हैव कंप्लीटेड। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप होगी, उसमें से क्या चला जाएगा, किसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वाटर की। और असेंडिंग में, असेंडिंग लूप में किसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की, लाइक NaCl। देन DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, इसमें किसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग टिब्यूल, इसमें वाटर, मेनली वाटर। ओके, यहाँ पे मेनली वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन। नाउ इफ वी मूव टू थर्ड पॉइंट, so our third and last step is tubular secretion। अभी हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, जो फिल्ट्रेट था उसको क्या करवाया गया, क्या करवाया गया, फिल्ट्रेट को वापस से ब्लड में ले जाया गया। ठीक है, अब क्या होगी, सिक्रीशन अगर होगी तो इन ट्यूब्स के थ्रू होगी। सो वापस से ब्लड से जो चीज़ें अभी हमारे नेफ्रॉन में जाएंगी, उनको, उस स्टेप को हम बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो दिस इज आवर लास्ट स्टेप, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो ट्यूबुलर सिक्रीशन इन लूप ऑफ हेनले, चाहे वो असेंडिंग लूप हो, चाहे वो डिसेंडिंग लूप हो। लूप ऑफ हेनले में, दिस लूप ऑफ हेनले में कोई भी सिक्रीशन नहीं होती। यहाँ से कोई भी चीज़ें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, कुछ भी है, यहाँ पे एंटर नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, कहाँ पे सिक्रीशन होगी, PCT, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। सो वी हैव 3 मेजर साइट्स वेयर ट्यूबुलर सिक्रीशन विल टेक प्लेस। ओके, सो ट्यूबुलर सिक्रीशन विल occur only in PCT, DCT and collecting duct. ठीक है, no tubular secretion occurs in loop of Henle, important question of NCERT. So is it clear? Is tubular secretion clear? ट्यूबुलर सिक्रीशन बेटा इसका मेन मोटिव यही है, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन इसलिए होता है सो दैट टू मेंटेन आयनिक एंड एसिडिक बेसिक बैलेंस। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारा फाइनल और लास्ट स्टेप था यूरिन फॉर्मेशन का। अभी जो यूरिन बनेगा, ठीक
ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ फाइनली, मैं आपको दिखा भी देती हूँ ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होगी। सो यहाँ पे जो है पीसीटी में ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी पोटाशियम आइंस की। वैसे पोटाशियम आइंस आपकी एनसीईआरटी में ये दिखाया है कि पोटाशियम आइंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है, बट ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होती है, कम होती है लेकिन होती है। पोटाशियम आइंस और H पॉजिटिव आइंस, इनकी ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। लूप ऑफ हेनले में कुछ भी नहीं होगा। डीसीटी में किस चीज़ की ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी? सेम K पॉजिटिव H पॉजिटिव आइंस की। और जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में कम ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, वेरी लेस, ठीक है। बस कलेक्टिंग डक्ट में से जो यूरिया हमने रीअब्जॉर्प्शन के टाइम निकाला था, ये यूरिया दोबारा एंटर कर जाता है कहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। यूरिया दोबारा एंटर कर जाता है असेंडिंग लूप में। फाइनली यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट क्या बन जाता है? यूरिन। सो फाइनली इन तीनों प्रोसेस से होता हुआ, ठीक है, फिल्ट्रेशन करवाई हमने, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन करवाई और सिक्रीशन करवाई। तो तीनों स्टेप्स इन नेफ्रॉन में होते हुए फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से जो हमारा फिल्ट्रेट निकलेगा, फिल्ट्रेट नहीं बोलेंगे, वो क्या बन जाएगा? यूरिन बन जाएगा। ओके, क्या बनेगा? यूरिन। सो दीज वर 3 स्टेप्स। और हमारा अभी जो यूरिन फॉर्म हुआ, दैट यूरिन इज 4 times concentrated than initial filtrate। ओके, सो जो हमारा फिल्ट्रेट बना, इनिशियल फिल्ट्रेट बना था ग्लोमेरुलस में, बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, उससे 4 times ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारा जो फाइनल यूरिन बनता है। कितना बनता है? अराउंड 1.5 to 1.8 लीटर्स। सो आई होप अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि 180 लीटर में से हम एक्सक्रीट करते हैं 1.5 to 1.8 लीटर यूरिन ओनली। वाई? ड्यू टू ट्यूबुलर reabsorption। I hope you liked the lecture. So if you have any doubt, you can comment me in the comment section. So stay tuned for upcoming lectures. Thank you.